हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्य एजुकेशन 272 पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल में पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, लार इनमें से किसके पाचन में सहयोग करती है। शर्करा में, ऑप्शन ए शर्करा में, ऑप्शन बी प्रोटीन में, ऑप्शन सी रेशे में, ऑप्शन डी वसा में। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। लार इनमें से किसके पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन है शर्करा में, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा शर्करा में। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर बी यानी कि 2। पित्त रस की शरीर में आवश्यकता होती है। ऑप्शन है वसा के पाचन में, ऑप्शन बी प्रोटीन की पहचान में, ऑप्शन बी सी कार्बोहाइड्रेट की पहचान में, ऑप्शन डी एंजाइमों को सक्रिय करने में। तो बताइएगा दोस्तों, पित्त रस की शरीर में आवश्यकता होती है वसा के पहचान में, प्रोटीन की पहचान में, कार्बोहाइड्रेट की पहचान में, या फिर एंजाइमों को सक्रिय करने में। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है वसा के पाचन में। वसा के पाचन में पित्त रस की पहचान होती है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकीय शोषण कहाँ होता है। ऑप्शन ए राइबोसोम में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी अंतःद्रव्य जलिका में। तो बताइएगा इसको राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय शोषण होता है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है। प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति घंटा 70 से 80 बार, प्रति सेकंड 70 से 80 बार, या फिर प्रति मिनट 70 से 80 बार। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा 70 से 80 बार, ऑप्शन नंबर डी 70 से 80 बार प्रति मिनट। एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट 70 से 80 बार होती है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्य उसका रुधिर दाब ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी उतना ही रहता है, ऑप्शन डी बदलता रहता है। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका सामान्य रुधिर दाब बढ़ जाता है, घट जाता है, या उतना ही रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका रुधिर दाब बढ़ जाता है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। तो बताइएगा दोस्तों, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए लसिका ग्रंथि में, ऑप्शन बी अग्न्याशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी प्लीहा में। तो बताइएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। WBC का बनना तथा RBC का विनाश ऑप्शन नंबर डी प्लीहा में होता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश ऑप्शन नंबर डी प्लीहा में होता है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में होती हैं 204 अस्थियाँ, 206 अस्थियाँ, 208 अस्थियाँ, ऑप्शन डी 210 अस्थियाँ। तो बताइएगा दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 206 अस्थियाँ। ऑप्शन बी 206 अस्थियाँ। 206 अस्थियाँ एक वयस्क मानव में पाई जाती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा 206 अस्थियाँ। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। स्त्री में किस अंग को डिंब कहते हैं। ऑप्शन ए योनि को, ऑप्शन बी अपरा को, ऑप्शन सी गर्भाशय को, ऑप्शन डी अंडाशय को। तो बताइएगा दोस्तों, स्त्री में किस अंग को डिंब कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय को। गर्भाशय अंग को डिंब, स्त्रियों में डिंब कहते हैं। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है। ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी पोटेशियम।
तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सामान्य व्यक्तियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है अमीनो अम्ल। इसका राइट ऑप्शन है हमारा अमीनो अम्ल। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो बताइएगा दोस्तों ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी एड्रीनल ग्रंथि। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है तंत्रिका कोशिका में निम्न पास होती है। तो बताइएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका निम्न पास होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिकांग, ऑप्शन सी डेंट्रिस और ऑप्शन डी या सभी। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर या सभी। तंत्रिका कोशिका इन सभी के पास होती है। तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की घातक अवशोषण परत बनी होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन की, ऑप्शन बी वसा की, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट की, ऑप्शन डी प्रोटीन की। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी वसा की। मानव शरीर की घातक अवशोषण परत वसा की बनी होती है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी वसा की। मानव शरीर की घातक अवशोषण परत वसा की बनी होती है। और हम लोग हमारा अगला प्रश्न है विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। विटामिन सी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा दोस्तों हम लोग विटामिन सी को अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी एलेजिक एसिड। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी को अन्य नाम से भी जानते हैं। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन से वनस्पति तेल में आवश्यक वसी अम्ल नहीं होते हैं। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन से वनस्पति तेल हैं जिसमें आवश्यक वसी अम्ल नहीं होते हैं। ऑप्शन ए सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन बी सरसों का तेल, ऑप्शन सी नारियल का तेल और ऑप्शन डी मूंगफली का तेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी के तेल में वनस्पति तेल में आवश्यक वसी अम्ल नहीं होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सूरजमुखी। सूरजमुखी के तेल में आवश्यक वसी अम्ल नहीं होते हैं। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन से एक के कारण एड्स फैलता है। तो बताइएगा दोस्तों एड्स किसके कारण फैलता है। संक्रमित सुइयां तथा इंजेक्शन के द्वारा, मच्छरों के काटने पर, हाथ मिलाने या छींके पहुंचने पर और ऑप्शन डी एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखरेख करने में। तो बताइएगा दोस्तों संक्रमित सुइयां तथा इंजेक्शन के कारण, मच्छर के काटने से, हाथ मिलाने या छींके पहुंचने पर या एड्स ग्रसित व्यक्ति की देखरेख करने में। तो एड्स हमारा संक्रमित सुइयां व इंजेक्शनों के द्वारा फैलता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है वायरस जनित रोग होता है टिटनेस, हैजा, टीवी या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। तो बताइएगा दोस्तों हमारा वायरस जनित रोग कौन सा होता है। तो वायरस जनित रोग हमारा हेपेटाइटिस होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग होता है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है पोलियो विषाणु का संक्रमण होता है। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पोलियो विषाणु का संक्रमण होता है शीशी मक्खी के काटने से, मच्छर के काटने से, भोजन तथा जल के संदूषण से या फिर टीकाकरण से। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा भोजन के जल संदूषण से यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पोलियो विषाणु का संक्रमण भोजन तथा जल के संदूषण से होता है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है।
तो बताइएगा दोस्तों मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सी है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी कुनेन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कुनेन। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कुनेन मानी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी कुनेन। अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है डेंगू तथा अस्थि तोड़ ज्वर का वाहक होता है। तो बताइएगा दोस्तों डेंगू व अस्थि तोड़ ज्वर यानी कि बुखार का वाहक कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा एंडीज मच्छर। एंडीज मच्छर से डेंगू तथा अस्थि तोड़ बुखार होता है। हमारा अगला प्रश्न है काला अजार का वाहक होता है। ऑप्शन ए घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी बालू मक्खी, ऑप्शन सी जू मक्खी, ऑप्शन डी खटमल। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बालू मक्खी। बालू मक्खी से काला अजार बालू मक्खी का वाहक होता है। सॉरी बालू मक्खी काला अजार का वाहक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा बी बालू मक्खी काला अजार का वाहक होती है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है फाइलेरिया डेंगू मलेरिया पीतज्वर इत्यादि का वाहक पोषी है। तो बताइएगा दोस्तों फाइलेरिया डेंगू मलेरिया पीतज्वर इत्यादि का वाहक पोषी है। तो ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कृमि, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए मच्छर। मच्छर के काटने से हमारा मलेरिया रोग, डेंगू बुखार और फाइलेरिया पीतज्वर इत्यादि सब मच्छर के काटने से ही होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है मच्छर। फाइलेरिया डेंगू मलेरिया पीतज्वर इत्यादि का वाहक मच्छर होता है। हमारा अगला प्रश्न है डेंगू व हाथी पाँव का वाहक है। तो एंडीज मस्का या एनाफ्लीज। तो बताइएगा दोस्तों डेंगू व हाथी पाँव का वाहक कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है एंडीज। एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू व हाथी पाँव होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर एंडीज। डेंगू व हाथी पाँव का वाहक एंडीज मच्छर होता है। एंडीज मच्छर के काटने से हमारा डेंगू व हाथी पाँव इत्यादि बीमारी होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए एंडीज मच्छर। तो डेंगू व हाथी पाँव का वाहक एंडीज मच्छर होता है। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो